Good morning, student. Welcome to chemistry class. As you know that we are doing revision and we have started solution, and in solution we have completed different type of solution, method of expressing the concentration of solution, then solubility, factor affecting solubility, then Henry law. Then we saw the Dalton's law and Raoult's law, different type of deviations from the Raoult's law, ideal and non-ideal solution, and then we saw azeotropes and azeotropic mixture, different type of azeotropic mixtures. Now we will see the colligative properties. As I have told you in the earlier video, colligative properties are those properties which depends upon the number of particles, not on the nature of particles. Number of particles, not on the nature of particles. Okay. Let's start once again colligative properties. Colligative properties. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर हम इस प्रॉपर्टीज को, अगर ये कॉलिगेटिव जो है कुछ वर्ड से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमेशा दो चीज़ों के आपस में मिलने से बनती है। अकेले जैसे सॉल्वेंट पहले से समझ लेते हैं। कॉलिगेटिव, को मीन्स होता है टुगेदर, को मीन्स टुगेदर। तो साथ साथ जब दो चीज़ें होती हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर देखिए वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री। प्योर वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री। वो ट्रांसपेरेंट है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो गई। और ये केवल वाटर अगर है तो हम उसे सॉल्वेंट कह सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। सॉल्वेंट कह सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। अगर उसी वाटर के अंदर हम कुछ मिला देते हैं, सपोज साल्ट मिला दें, शुगर मिला दें, अल्कोहल मिला दें, कोई भी चीज़ मिला दें, तो वहाँ पे दो चीज़ें अगर आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ हो जाती हैं, टुगेदर हो जाती हैं, तो एक नई चीज़ बन जाती है जिसे हम वहाँ पे सॉल्यूशन कहते हैं। और उस सॉल्यूशन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, उसकी अपनी एक क्या होगी, अलग प्रॉपर्टी होगी। तो वही चीज़ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब हम किसी भी एक सब्सटेंस के साथ दूसरे सब्सटेंस को मिला देते हैं तो जो एक नई प्रॉपर्टीज आती है या जो मेजर एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी में जो चेंज आ जाते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने शुगर जब तक वाटर में नहीं मिला है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री। हमने जैसे शुगर मिलाया, बॉन्ड बन गया वहाँ पे, तो अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री से मोर हो गया, एबव हो गया। ठीक है, 100 डिग्री से क्या हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब मतलब इस सॉल्यूशन जो कि साल्ट या वाटर के सॉरी
शुगर के मिला देने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो गया, 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया। यानी वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर यानी जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट था उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में चेंज है। अगर उसी वाटर के अंदर हमने साल्ट डाल दिया और उसे फ्रिज में रख दिया, पहले हमारा पानी बर्फ़ बन जाता था 0 डिग्री पे। अब वो पानी जो है कि 0 डिग्री पे बर्फ़ नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर साल्ट मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। जिससे उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो हमने दो चीज़ें देखी कि एक तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ और दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। इन दोनों में परिवर्तन के पीछे कारण क्या था? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ वेपर प्रेशर की वजह से। एक केस में वेपर प्रेशर बढ़ गया और एक केस में वेपर प्रेशर घट गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वेपर प्रेशर है रिस्पॉन्सिबल बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने और फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने के पीछे। ऐसा क्यों है, अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon only on number of solute particle. Number of solute particle are known as colligative properties, and these properties are first, relative lowering of vapor pressure of vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And last one is fourth is osmotic pressure. तो ये हमारे चार जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हैं जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जब तक सॉल्यूट पार्टिकल नहीं रहेगा तो ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन।
अब ये सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है तभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है तभी बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है, तभी फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज आता है। और किसी भी सोल्यूशन में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, अगर किसी सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह क्या है, सोल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होना। तो अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, such as relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। तो चलिए एक एक करके अब सभी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जानने से पहले कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। एक क्वेश्चन तो ये आता होगा है? दूसरा क्वेश्चन ये होता होगा कि वाई व्हाट इज द कॉज ऑफ lowering of vapor pressure or vapor pressure। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3 ये हो सकता है कि व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग, व्हाट इज relative lowering of vapor pressure। अब एक एक करके हम सारे प्रश्नों का जवाब पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। सारे लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि अब जो पैटर्न हमारा चेंज हुआ है तो हमें बुक के हर पैरे से अपने आप क्वेश्चन निकालना सीखना होगा, पॉइंट से क्वेश्चन निकालना सीखना होगा, तभी हम जा कर के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज किसी टॉपिक को रट लेने से किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन पर आएंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है? तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए कि ये है एक कंटेनर, क्या बोले,
कंटेनर, और ये जो कंटेनर है वह एक क्लोज कंटेनर है। क्या है? क्लोज कंटेनर। अब इस क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है वाटर। क्या है? वाटर, और ये प्योर वाटर है। इसको यहाँ पे हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट। अगर वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम बनेगी, ये स्टीम बनेगी। लेकिन अगर स्टीम, किसी चीज का कोई भी स्टीम अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले बनना शुरू हो जाता है या उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बनना शुरू हो जाता है तो उसका वेपर हो गया। वो क्या हो गया? वेपर। जैसे कि अगर हम पानी आज गर्मी के दिनों में बाल्टी में या किसी चीज़ में करके धूप में रख देते हैं तो पानी क्या होता है? उड़ जाता है। तो पानी का अपने से उड़ जाना तो इवेपोरेशन हो गया। क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया। अब पानी कुछ टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही उड़ रहा है, वो वेपर हो गया और उसे वेपराइजेशन बोलेंगे। इवेपोरेशन क्या हो गया? पानी अपने से उड़ गया, बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे, बिना उसको हीट दिए, हमने बस केवल ओपनली उसको रख दिया। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, स्टीम बन रही है, लेकिन अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिला है। अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिला है। अब उस कंडीशन में जो वेपर बन के उड़ रहा है, जो स्टीम बन के उड़ रही है, वो वेपर है। अब चूंकि कंटेनर क्लोज है तो क्या वेपर बाहर निकलेगा? अगर ये कंटेनर जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये कंटेनर अगर क्लोज है, पानी कहीं से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये वेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये वेपर क्या है? कहीं बाहर नहीं जाएगा। वेपर कहीं भी बाहर स्किप नहीं करेगा। और अगर ये स्किप नहीं करेगा तो ये वेपर ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे की ओर आएगा, फिर ये नीचे की ओर वापस आएगा। और जब ये नीचे की ओर आएगा, जब ये नीचे की ओर आएगा तो इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। इसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। एक बार फिर से जानिए कि अगर हमने वाटर को हीट किया, धीमी आंच पे हम उसको हीट कर रहे हैं, यहाँ से स्टीम बन रही है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले। अब वो स्टीम जो कि एक वेपर के नाम से जानी जाती है और क्लोज कंटेनर है, तो इसकी वजह से ये वेपर उड़ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर प्रेशर कुकर है, सीटी बजती है तो वेपर बाहर आ जाता है। अगर वो सीटी बजे ना, वेपर बाहर ना आए तो कुकर ही फट जाता है। क्यों? क्योंकि स्टीम का जो प्रेशर था वह बाहरी प्रेशर से ज़्यादा हो गया और वो फट गया। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये वेपर है उड़ करके इस दीवार में से लड़ के वापस आएगा और इसके सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेगा। इसके सरफेस के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद ये इस प्रेशर के कारण ये बॉयल करना शुरू कर दे, क्योंकि उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन क्लोज कंटेनर
ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। एक बार फिर से बोलिए, द प्रेशर exerted by vapor on the liquid surface is known as वेपर प्रेशर। उसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं when we heat water in a closed container, then after some time steam formation takes place। This steam is known as vapor, and the pressure exerted by vapor on liquid ऑब्लिक वाटर लिख लेते हैं, वाटर सरफेस is known as वेपर प्रेशर। तो जब हम वाटर को हीट करते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, तो सम टाइम के बाद, कुछ समय के बाद स्टीम फॉर्मेशन होता है, और इस स्टीम को हम यहाँ पे वेपर कहते हैं। और ये प्रेशर जो वेपर डालता है, एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड और वाटर सरफेस, इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो आई होप सबको वेपर प्रेशर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरे क्वेश्चन का जवाब। ये तो आंसर नंबर 1 हो गया, आंसर नंबर 1। अब हम आंसर नंबर 2 पे आते हैं। आंसर नंबर 2 पे आते हैं। हो गया ये? चलिए, नोट हो गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं लोअरिंग। अभी रिलेटिव नहीं देखेंगे, अभी लोअरिंग देखेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। कंटेनर लिया हमने, अब इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर के साथ साथ शुगर भी मिला दिया। वाटर प्लस शुगर। अब इसको हमने हीट किया। अब जब हीट करेंगे तो जितना नॉर्मल कंडीशन में वेपर बना था बिना कुछ मिलाए,
तो अब जल्दी वेपर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहां पे नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ एक नया बॉन्ड जेनरेट करेगा, जिसकी वजह से वेपराइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब उस नए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वेपराइजेशन को फास्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, अदरवाइज वेपराइजेशन का प्रोसेस क्या होगा? लो हो जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं। व्हेन अ नॉन volatile solute is added to when a non-volatile solute is added to pure solvent, then vapor pressure of solution PS become less than that of pure water's vapor pressure। अब जो प्योर वाटर से वेपर प्रेशर क्या हो गया? लेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मिरेज कर देते हैं, नहीं तो गलतियां हो सकती है। ये हमारा प्योर वाटर प्लस शुगर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? वेपर प्रेशर क्या हो गया? लेस हो गया। ठीक है, बिकम लेस देन द प्योर वाटर्स वेपर प्रेशर। ठीक है, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो उसका कारण क्या है? इंट्रैक्शन के कारण दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, और जो है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें और हीट देनी पड़ती है, तब स्टीम फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से वेपर प्रेशर लोअर हो गया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस। ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं पी नॉट। और पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्योर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन प्रेशर, तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो गया हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। अब ये हो गया हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने की वजह से हो गया। अब हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव, यहाँ तो हेडिंग पड़ी हुई है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा?
अब हम रिलेशन निकालेंगे, किसी के साथ कंपेयर करेंगे, किसी के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो डेल्टा पी हमारा क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is a ratio of lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure to vapor pressure of pure solvent। ठीक है, ये क्या रेशियो है। अब अगर हमारा डेल्टा पी नॉट रिलेटिव लोअरिंग है तो हमारा डेल्टा पी हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो पी डैश अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू जो है कि ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये सब रेशियो को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी तो हमने इसमें बस वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्यों होता है, और इससे हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।